सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का परीक्षा विजन में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, हमने पिछली वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में जाना था और उसके आगे के क्रम में चलते हैं तो देखते हैं जो अगला शासक बनता है वो रुकनुद्दीन फिरोज बनता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। अब जो ये रुकनुद्दीन फिरोज था, ये इसका जो शासनकाल था वो बहुत ही कम समय का था, एक अल्पकालीन शासनकाल रहा, क्योंकि यह एक अयोग्य शासक था। कौन था? अयोग्य शासक था, ठीक है। अयोग्य शासक था, ठीक है। इसने जो शासन किया था वो अपनी माँ के सानिध्य में शासन किया था और इसके बाद में अयोग्य होने के कारण तुर्की अमीरों के प्रभाव में रजिया बेगम को, जैसा कि आप देख पा रहे हो, रजिया बेगम को सुल्तान पद धारण करवाया जाता है, ठीक है। अब इस रुकनुद्दीन फिरोज के पीछे एक छोटी सी कहानी भी है कि रियल में वैसे देखा जाए तो जो इल्तुतमिश था वो अपनी मृत्यु से पहले अपनी बेटी रजिया बेगम को सुल्तान पद के लिए नियुक्त करके गया था, अपना अधिकारी रजिया बेगम को नियुक्त किया था, ठीक है। परंतु रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठा दिया गया था, बाद में इसको यहाँ से हटाया गया और रजिया बेगम को यहाँ पर लाया गया। आप देख पा रहे हो ये रजिया बेगम है जो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और जब औरतें पर्दे में रहा करती थी तो उस समय जब ये दरबार में जाने लगी तब इसने पर्दा प्रथा का त्याग किया था। किस प्रथा का? पर्दा प्रथा का त्याग किया था, ठीक है। और इसने रजिया बेगम ने पर्दा प्रथा का त्याग करके और दरबार में चोगा पहनकर, क्या पहनकर? चोगा और कुल्हा पहनकर जाने लगी थी, ठीक है। ये चोगा जो काबा होता है, जो काबा होता है उसको चोगा कहते हैं, और ये जो कुल्हा है वो टोपी को बोलते थे कुल्हा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप। और इसके पश्चात रजिया बेगम की शादी हुई थी। वो शादी इसकी अल्तुनिया के साथ हुई थी। किसके साथ? लिख रहा हूँ, देख लेना। अल्तुनिया के साथ इसकी शादी हुई थी, ठीक है। और रजिया बेगम ने क्या किया कि अपनी सल्तनत में जो सामंत नियुक्त किए थे वो गैर तुर्क सामंत नियुक्त किए थे, और इसी को जो है खामियाजा भुगतना पड़ा था। जो तुर्की अमीर थे, कौन थे? जो तुर्की अमीर वो इसके विरोध में हो गए। किसके विरोध में हो गए? रजिया बेगम के, ठीक है। जब रजिया बेगम के विरोध में हुए तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि रजिया बेगम को सुल्तान पद से हटना पड़ा, ठीक है। और फिर उसके पश्चात इसने एक बार पुनः प्रयास किया था। ये जो आपको दिख रहा है अल्तुनिया, इसका जो पति था, अपने पति की सहायता से इसने एक बार पुनः प्रयास किया अल्तुनिया की सहायता से दिल्ली की गद्दी पाने के लिए, परंतु यह असफल रही। क्या रही? असफल रही। पुनः जो इसने प्रयास किया था उसमें ये असफल रही थी, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है। और जो रजिया बेगम की जो मृत्यु है वो 1240 ईस्वी में, कब? आप देख पा रहे होंगे 1240 ईस्वी में कैथल के पास। कहाँ? कैथल के पास डाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और रजिया बेगम का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। रजिया सुल्तान के बाद में जो शासक आता है वो बहरम शाह आता है। कौन आता है? बहरम शाह, ठीक है। ये जो बहरम शाह था इसकी भी हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? इसकी भी हत्या कर दी जाती है 1242 ईस्वी में। 1242 ईस्वी में इसकी भी हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद जो अगला सुल्तान बनता है वो अलाउद्दीन महमूद शाह बनता है। कौन बनता है? अलाउद्दीन महमूद शाह, ठीक है। अलाउद्दीन महमूद शाह को बलबन ने षड्यंत्र रचकर
षड्यंत्र द्वारा इसको यहाँ से पद से, किससे, पद से हटा देता है। ठीक है, जो बलबन था उसने एक षड्यंत्र रचा और इस अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान पद से हटा दिया जाता है। और उसके बाद में जब अलाउद्दीन महमूद शाह को पद से हटा दिया जाता है तो उसके बाद में बलबन ने, किसने, बलबन ने नसरुद्दीन को, किसको, नसरुद्दीन मोहम्मद को इसने सुल्तान पद दिया। ठीक है, सुल्तान के पद पर इसको बिठाया गया। ठीक है, अब ये नसरुद्दीन मोहम्मद है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, वो इस प्रकार है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर, क्या कर टोपी सीकर और अपनी आजीविका निर्वहन करता था। ठीक है, सुनने में तो जरूर अटपटा लगता होगा कि एक सुल्तान होकर टोपी सीकर अपना जीवन चलाता था, परंतु बिल्कुल राइट बात है, ये टोपी सीकर ही अपना आजीवन निर्वहन करता था। और बलबन ने अपनी बेटी की जो शादी है वो नसरुद्दीन के साथ की थी। किसके साथ की थी? नसरुद्दीन के बाद में बलबन आता है, जो इसका ससुर होता है बलबन, वो इसके बाद में सुल्तान पद धारण करता है। ठीक है, तो चलो आगे बलबन के बारे में जानते हैं। बलबन की क्या विशेषता रही इसके शासनकाल के दौरान। जो बलबन है ये 1266 ईस्वी में, कब, 1266 ईस्वी में, देख पा रहे होंगे आप, 1266 ईस्वी में यह गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कहाँ पर बैठता है? दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और जो बलबन है इसका जो वास्तविक नाम था बलबन का वास्तविक जो नाम था, वास्तविक नाम इसका बाहुद्दीन था। इसका जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना अपने को। और जो इसके जो प्रमुख कार्य थे उन पर एक बार फोकस डालते हैं। जो इसके प्रमुख कार्य थे उनमें से जो अपन ने इल्तुतमिश के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था, तब अपन ने ये पढ़ा था कि तुर्कान चहलगानी का गठन है जो इल्तुतमिश ने किया था। और अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि तुर्कान चहलगानी था उसको समाप्त किसने किया? तो उसको समाप्त बलबन ने किया था। किसको समाप्त किया था इसने? तुर्कान चहलगानी। ठीक है, तुर्कान चहलगानी को इसको समाप्त किया था। और पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि तुर्कान चहलगानी क्या था। आगे चलते हैं, आगे के इसके कार्यों पर अपन नजर डालते हैं। तो उनमें से एक कार्य ये भी था कि बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पेबोसा की प्रथा लागू की थी। कौन सी? सिजदा और पेबोसा। देखो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, देखना, सिजदा और पेबोसा। ठीक है, सिजदा और पेबोसा की प्रथा इसने अपने दरबार में लागू की थी। अब ये सिजदा और पेबोसा क्या है? अब सिजदा, ये सिजदा है, इसका तो अर्थ होता है कि सिर झुकाकर, क्या करके? सिर झुकाकर सलाम करना। ठीक है, मतलब सुल्तान को सिर झुकाकर सलाम करना। और जो ये आपको पेबोसा दिख रहा है, ये इसका अर्थ है सुल्तान के पैर चूमना। पेबोसा का यह अर्थ है कि सुल्तान के पैर चूमना। ये कार्य इसने इसलिए किया था, दरबार में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ये काम इसने किया था। ठीक है, इसके पश्चात अगला जो कार्य है उस पर फोकस डालते हैं। इसका जो अगला कार्य था नवरोज, आप देख पा रहे होंगे मैं लिख रहा हूं, नवरोज उत्सव। ठीक है, नवरोज उत्सव जो है
जो नवरोज उत्सव है वो इसने शुरू किया था। ठीक है, नवरोज उत्सव इसने शुरू किया था। तो ये नवरोज उत्सव है जो एक फारसी फारसी जो परंपरा थी उस पर आधारित था। किस पर था? फारसी परंपरा पर आधारित था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जो नवरोज उत्सव है ये फारसी परंपरा पर आधारित था। एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवरोज उत्सव किस शासक ने शुरू किया था या किस सुल्तान ने शुरू किया था? तो किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है, इसके बाद में बलबन ने लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी। किसकी? लोहे और रक्त की नीति। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कौन सी नीति? लोहे और रक्त की नीति। ये जो नीति थी लोहे और रक्त की नीति, ये इसने अपने विरोधियों के, किसके प्रति? अपने विरोधियों के प्रति अपनाई थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बलबन ने लोहे और रक्त की नीति अपने विरोधियों के प्रति अपनाई थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि लोहे और रक्त की नीति को अपनाने वाला शासक कौन था या सुल्तान कौन था? तो कौन था? बलबन। ठीक है, उसका आंसर अपना होगा बलबन। ठीक है, और जो इसका दामाद था नसीरुद्दीन मोहम्मद, उसके द्वारा बलबन को उलूग खां, क्या? उलूग खां की क्या दी गई थी? ये उल्लू खां आपको दिख रहा है, उल्लू खां की इसको उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये उपाधि नसीरुद्दीन द्वारा दी गई थी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बोर्ड पर देख पा रहे होंगे आप कि जो उल्लू खां की उपाधि है, बलबन को उल्लू खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, तो किसके द्वारा दी गई थी? नसीरुद्दीन मोहम्मद द्वारा दी गई थी। ठीक है, किसको दी गई थी? बलबन को दी गई थी। कौन सी उपाधि? उल्लू खां की। ठीक है, आगे जो इसके प्रमुख दरबारी विद्वान थे, कौन? प्रमुख दरबारी विद्वान, यहां लिख रहा हूं, देख लेना आप। प्रमुख दरबारी विद्वान। ठीक है, इसके प्रमुख दरबारी विद्वान थे, एक तो अमीर खुसरो थे। कौन? अमीर खुसरो। और दूसरे थे अमीर हसन। कौन? दूसरे इसके जो दरबारी विद्वान थे वो अमीर हसन थे। इसके ये दो मुख्य इसके दरबारी विद्वान थे। कौन? एक तो अमीर खुसरो, एक अमीर हसन, जो कि ये दोनों विद्वान फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। कौन थे? ये फारसी जो भाषा थी उसके प्रसिद्ध कवि थे ये दोनों विद्वान। ठीक है, ये सारी चीजें थी जो बलबन के बारे में थी, जो बलबन के बारे में जो जानकारियां थी, ये जो सारी डिटेल से अपन ने चर्चा की है, और इनमें से ही क्वेश्चन आने की आशंका रहती है। ठीक है, और यहाँ पर बलबन का चैप्टर यहाँ क्लोज हो जाता है और आगे अपन चलते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? शैमुद्दीन। कौन? शैमुद्दीन कैमूरस। कौन? शैमुद्दीन कैमूरस। ठीक है, शैमुद्दीन कैमूरस गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है क्योंकि अक्सर पूछ लेते हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक कौन था? शैमुद्दीन कैमूरस था। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और जो अपना गुलाम वंश का जो टॉपिक है, जो गुलाम वंश है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसके बाद में जो आगे का वंश अपन पढ़ेंगे अगली वीडियो में, वो खिलजी वंश होगा। आपको अगर वीडियो में जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हुए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।